एवरीवन, आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियर्स हायर्ड हस्बैंड मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 40। भाई, जो कुछ भी मैंने बिगाड़ा है चलो उसे मिलकर संभालते हैं। जहाँ इस बार अविनाश का इतना कहना था कि आरुष की घूरती हुई नज़रें अब नॉर्मल हो चुकी थी, साथ ही उनमें एक चमक भी थी, क्योंकि अविनाश को अब तक अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। इसलिए अब तक उसकी वजह से जो कुछ भी बिगड़ा था वह उसे खुद सुधारना भी चाहता था। इसलिए वह आरुष के साथ मिलकर उसकी और आयत की मदद करना चाहता था। लेकिन इसे समझते हुए अभी आरुष कुछ कहता उससे पहले ही उसके कमरे में आते हुए आयशा ने कहा, भाई, आपको मालूम मालूम है कि इस वक्त मॉम कहाँ गई हैं? शायद वो कहीं बाहर गई थी, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आई हैं और उनका फ़ोन भी कंटिन्यू स्विच ऑफ बता रहा। इस वक्त अपनी बातों को कहते हुए आयशा के चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आ रहा था। तो वही उसकी बातों को सुन अविनाश ने कहा, तुम्हें इस बारे में डैड से पूछना चाहिए। उन्हें मालूम होगा कि इस वक्त मॉम। मैं ऑलरेडी उनसे पूछ चुकी हूँ। इवन वो खुद भी परेशान है, क्योंकि वो भी कब से मॉम को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन मॉम है कि इतनी रात में बाहर जाने के साथ साथ अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है। अविनाश की बातों को बीच में काटते हुए आयशा ने कहा था, जिसे सुन इस पर आरुष और अविनाश दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आने लगे थे। लेकिन अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही बेड पर रखा आरुष का फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर को देख आरुष ने भी ना जाने क्यों उस फ़ोन कॉल को काफ़ी जल्दबाजी में पिक किया था। लेकिन अगले ही क्षण में उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी। चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देख अविनाश के साथ साथ आयशा भी अब तक उसके करीब ही आकर बैठ चुकी थी। जैसे उन्हें आरुष के एक्सप्रेशन से ही पता चल चुका था कि बात काफ़ी सीरियस है। और अगले ही पल कॉल डिस्कनेक्ट होते ही वह दोनों एक साथ बोल पड़े थे। क्या हुआ? किसका कॉल था? उस अक्षत तिवारी का, एक भारी और सख्त आवाज के साथ आरुष ने कहा था, जिस पर अभी आयशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही अविनाश ने चौंकते हुए कहा था, लेकिन लेकिन वो तो जेल में है ना, फिर वो कॉल कैसे कर सकता है? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी। शिट, कहीं वो बाहर तो नहीं आ गया? लेकिन कैसे? और मॉम, कहीं मॉम उसके साथ? मॉम और आयत इस वक्त दोनों उसके पास हैं, कुछ सोचते हुए आरुष ने कहा था। जहाँ उसकी बातों को सुन अविनाश इस बार पहले से ज़्यादा चौंक गया था। लेकिन वही ऐसा जिसे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया था। थोड़ी नासमझी में उसने आरुष के बाजू को पकड़ते हुए कहा, भाई, मॉम कहाँ है और उनके साथ आयत क्या कर रही है? हाँ आरुष, वो अक्षत ने क्या कहा? मॉम और आयत उसके पास कैसे गई? अविनाश ने कहा था, जिसकी बातों पर आरुष उसे कोई जवाब देने की बजाय एक बार फिर से अपने फ़ोन स्क्रीन को ऑन करते हुए उस पर संजीव का नंबर डायल कर दिया था। मुझे इसी वक्त उस अक्षत तिवारी का लाइव लोकेशन चाहिए। सर, इस वक्त तो वो अक्षत तिवारी जेल के अंदर है। आरुष की बातों का जवाब देते हुए संजीव ने भी थोड़े हैरानी में ही जवाब दिया था। लेकिन उसकी बातों को सुन आरुष इस बार भी काफ़ी सख्ती में ही कहा था, वो बाहर आ चुका है। क्या? लेकिन लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? संजीव ने कहा था। लेकिन उसकी इन बातों का जवाब इस वक्त आरुष के पास भी नहीं था। तो उधर दूसरी तरफ इस वक्त बेहोशी की हालत में औंधे मुंह पड़ी आयत, जिसकी कानों में कई लोगों की आवाज़ें गूंज रही थी। आयत, आयत उठ जाओ बेटा। आयत, इसे जल्दी में होश लाओ, क्योंकि सुबह होने से पहले ये मुझे अपने होश में और सही सलामत चाहिए। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अभी होश में लाता हूँ। तुम रहने दो, इसे होश में लाने का काम मैं करती हूँ। कानों में बारी बारी से गूंजती इन सारी आवाज़ों के बाद अचानक से किसी ने आयत के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारते हुए कुछ पानी उसके सिर पर भी उड़ेल दिया था, जिसकी वजह से एक कंपन के साथ आयत भी अपने होश में वापस आ चुकी थी। लेकिन अभी वो कुछ समझ पाती तभी उसके कानों में एक बार फिर से एक आवाज़ गूंज उठी थी। आयत, आयत, तुम ठीक हो ना बेटा?
नजरें घुमाकर देखा कि सामने ही एक कुर्सी से बंधी कविता मलिक, जिनके इस वक्त दोनों पैर के साथ साथ दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। उन्हें ऐसे देख आयत की नज़रें खुद के ऊपर चली गई थी, क्योंकि इस वक्त उसका भी हाल ठीक वैसा ही था। उसके भी दोनों हाथ और पैर को एक कुर्सी से बांधा गया था। लेकिन दोबारा से अपनी नज़रों को ऊपर उठाते ही उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी, क्योंकि इस वक्त वो कहीं और नहीं बल्कि अपने ही घर में, यानी कि माहेश्वरी विला के भीतर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी उसे ध्यान आया कि कुछ देर पहले ही वो तो कविता मलिक से मिलने एक कैफ़े में गई थी, जहाँ उनसे वो बातें कर ही रही थी कि तभी उनके बीच में अक्षत ने आते हुए उसके सिर पर अटैक कर दिया था, और वो वहीं पर अपना होश भी खो बैठी थी। इस वक्त अक्षत का ध्यान आते ही आयत तुरंत अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमाते हुए कुछ ढूंढना चाहा था, या शायद वह अक्षत को ही ढूंढ रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, मुझे ढूंढ रही हो? लेकिन कुर्सी से बंधे होने की वजह से वो पीछे नहीं मुड़ पाई थी। तभी खुद अक्षत ही बाकियों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। लेकिन उसके साथ अंजना, राकेश या फिर बसंत या सुलोचना को देख आयत के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं था, क्योंकि उनका आपस में मिले होना आयत पहले ही जान चुकी थी। तो ये अब खुद को माहेश्वरी विला में ही कैद देख उसे अब सारी बातों को समझते देर नहीं लगी थी, जिस वजह से उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम बस 5 ही हो, और वो छठा तुम सबका बॉस कहाँ है? जहाँ इस बार आयत की बातों को सुन हैरान होने की बारी उन 5 की थी, जैसे वो समझ न पा रहे हो कि आयत अब किसके बारे में बात कर रही है, या फिर कहीं इस बारे में उसे भी सब कुछ मालूम तो नहीं। इंटरेस्टिंग, मुझे तो लगा था कि ऐसे हम चारों को देख तुम हैरान होगी, थोड़ी परेशान भी होगी, चेहरे पर घबराहट भी होंगे, लेकिन हमें देखकर तो तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। आयत की बातों को सुन अंजना गुप्ता ने कहा था, क्योंकि इस वक्त उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी जरूर नजर आ रही थी। लेकिन आयत उनकी बातों को सुन तिरछा मुस्कुरा दी थी। बड़ी माँ, इन सारी बातों के लिए सवाल जवाब नहीं, कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। मतलब मैं क्या आप लोगों को इतनी बेवकूफ़ नज़र आती हूँ कि मेरे ही घर में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं चलेगा? एनीवेज, नानू को बुलाइए, क्योंकि मुझे उनसे कुछ पूछना था। अभी भी कुछ सवाल हैं जिनकी मुझे जवाब चाहिए था। इतना कहते हुए आयत अपनी गर्दन को पीछे घुमाना चाहा था, जैसे इस वक्त जगदीश माहेश्वरी ठीक उसके पीछे ही मौजूद हो। लेकिन आगे बढ़ते हुए अक्षत ने खुद उसकी कुर्सी को ही पीछे घुमा दिया था, जहाँ इस वक्त सामने ही बैठे जगदीश माहेश्वरी थोड़े हैरान और घबराए हुए से नजर आ रहे थे। शायद थोड़ी देर पहले हुई आयत की बातों को सुनकर था, लेकिन उन्हें ऐसे देख आयत एक बार फिर से हल्का मुस्कुरा दी थी। डोंट वरी नानू, इन चारों की तरह आप भी अपने असली रूप में आ सकते हैं। आपकी रियल आइडेंटिटी, जिसे मैं पहले से ही जानती हूँ, बस उसे सामने से देखना बाकी था। जहाँ इस बार आयत का इतना कहना था कि वह 5 भी आगे बढ़कर जगदीश माहेश्वरी के बगल में ही खड़े हो चुके थे। इसे ये सारी बातें कैसे मालूम? तभी तभी जगदीश माहेश्वरी की तरफ देखते हुए अक्षत ने कहा था, जिसके चेहरे पर अभी भी हल्की हैरानी साफ नजर आ रही थी। तभी उसकी बातों का जवाब देते हुए सुलोचना ने कहा, चलो अच्छा है ना, हमें इसके सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में हमारा वक्त ही बर्बाद होता कि हम इसके साथ क्या और क्यों करने वाले हैं। बिल्कुल मौसी, लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर था, इसे हम आपस में ही सुलझा लेते। ऐसे बीच में आप लोगों को इन्हें नहीं लाना चाहिए था। अपने बगल में ही दूसरी कुर्सी से बंधी कविता मलिक की तरफ देखते हुए आयत ने कहा था। जिस पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही आयत ने आगे कहा, अगर आप लोगों को लगता है कि इन्हें यहाँ लाकर आप लोगों ने आरुष को कमज़ोर किया है, तो ये आप लोगों की बिल्कुल नहीं। इसे यहाँ हमने आरुष को नहीं बल्कि तुम्हें कमज़ोर करने के लिए लाया है। और रहा सवाल उस आरुष का, तो वो हमारे इस खेल में शामिल ही नहीं है, क्योंकि उसे तो तुमने खुद इस घर से बाहर निकालकर हमारे इस खेल से भी आउट कर दिया है। अंजना गुप्ता ने कहा था, जिसकी बातों को सुन
इस बार आयत की भौहें थोड़ी सिकुड़ चुकी थी, तो वही कविता मलिक के चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आने लगी थी। देखो, तुम लोग हमें जाने दो प्लीज़। एक प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग इतना कैसे गिर सकते हो? अपनों को ही मार रहे हो। क्या ऐसा करते हुए तुम लोगों के हाथ नहीं कांपते? कांपते हैं ना मिसेस मलिक? इस बार कविता मलिक की बातों का जवाब देते हुए जगदीश माहेश्वरी ने कहा था, और अपने हाथ में पकड़े एक छड़ी के सहारे खुद को खड़ा करते हुए वह उन दोनों की तरफ भी बढ़ गए थे। लेकिन जो मेरा है उसे हासिल करने में कैसे झिझक? हाँ, और उसके लिए अगर किसी अपने को मारना भी पड़ा तो कैसा भय? जवाब दीजिए। लेकिन उनकी बातों को सुन कविता मलिक अवाक थी, तो वही आयत अपनी भौहों को सिकोड़े एकटक उन्हें ही देख रही थी। तब तक जगदीश माहेश्वरी भी आयत के करीब उसकी ठुड्डियों को पकड़ते हुए आगे कहा, सोचिए मिसेस मलिक, उस वक्त कैसा लगता है जब आप अपने ही दुश्मन के वारिस को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा कर रहे हो। हर उस एक पल में आपको बस एक ही ख्याल आता हो कि अभी इसकी गर्दन मरोड़कर इसका किस्सा यही खत्म कर दूं। लेकिन अपने उस ख्याल को, अपने उस ख्वाहिश को दिल में ही दबाना पड़ता हो। सोचिए उस वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। जहाँ अभी जगदीश माहेश्वरी ने इतना ही कहा था कि आयत ने अपने सिर को झटकने के साथ साथ अपने ठुड्डियों से जगदीश माहेश्वरी की पकड़ को भी झटक दिया था। यहाँ आप गलत हैं नानू, क्योंकि आपका कभी अपना कुछ था ही नहीं। जो भी था वो वास्तव में जगदीश माहेश्वरी और उनकी बेटी सारिका का था। और रहा सवाल आपका, यानी कि जगदीश माहेश्वरी के जुड़वा भाई जय माहेश्वरी का, तो उनके हिस्से में कभी कुछ आया ही नहीं था जिस पर वो अपना हक जता सके। तुम्हें सब मालूम है? हाँ, 2-4 लोगों से थोड़ी पूछताछ क्या कर ली, जैसे कि तूने सारी सच्चाई मालूम कर ली। आयत की बातों को सुन जगदीश माहेश्वरी भी अब तक काफ़ी गुस्से में चीखने के साथ साथ आयत की गर्दन पर अपनी पकड़ भी कसती थी, जिसे देख इस पर कविता मलिक ने कहा, यही सच है। प्रॉपर्टी के लालच में तुमने अपने ही परिवार, यहाँ तक कि अपने ही भाई को मार डाला था, और फिर उसकी बेटी सारिका को अपनी बेटी बनाकर उसे पालने लगा था, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे भाई को तुम्हारी फितरत के बारे में अच्छे से मालूम था कि तुम एक न एक दिन ज़रूर उनके साथ कुछ गलत करोगे। इसलिए उन्होंने सारिका की ज़िंदगी को बचाने के लिए वो वसीयत बनाया था। लेकिन तुम उसे हासिल करते उससे पहले ही सारिका को तुम पर और अपनी इस बहन सुलोचना पर शक हो चुका था। और यही नहीं, उसे ये भी मालूम था कि अद्विक भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। अद्विक को सारिका चाहिए थी और तुम्हें सारिका की प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसलिए सारी सच्चाई को जानने के बाद सारिका ने अपनी बेटी के चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बनाया कि चाह कर भी तुम लोग उसका कुछ ना बिगाड़ सको। और देखो, ठीक वैसा ही हुआ भी, और अद्विक को उसके कर्मों की सजा भी मिल गई। लेकिन अब तुम लोगों की बारी है। तुम लोगों को भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब जरूर मिलेगा। ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? इसकी जुबान को अभी मैं। खबरदार, जो उन्हें छूने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जहाँ अभी कविता मलिक ने अपनी बातों को पूरा ही किया था कि उनकी बातों पर गुस्से में अपने जबड़ों को भींचते हुए राकेश गुप्ता उनकी तरफ भी बढ़ गया था। लेकिन तभी एक सख्त भरी आवाज़ के साथ आयत ने उनके बढ़ते हुए कदमों को भी रोक दिया था। और अगर उन्हें जरा सा भी खरोच आया, तुम सभी अब तक के सारे किए कराए में पानी फिर जाएगा। इसलिए शराफत से यह आखिरी बार कह रही हूँ, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसे हम आपस में सुलझाते हैं। लेकिन उससे पहले इन्हें यहाँ से जाने दो। इस बार आयत का इतना कहना था कि राकेश गुप्ता के कदम अपनी जगह पर अटक गए थे। यहाँ तक कि माहौल में एक क्षण की खामोशी भी फैल चुकी थी। लेकिन अगले ही पल माहौल में एक ठहाकों की आवाज़ भी गूंज उठी थी। देखो, आयत माहेश्वरी ने कहा, और मैं डर भी गया, क्योंकि आगे जो भी अंजाम होगा मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, है ना? राकेश गुप्ता ने कहा, और एक बार फिर से माहौल में ठहाकों की आवाज़ गूंज उठी थी। तो वही आयत एक बार फिर से काफ़ी सख्ती में ही कहा, तो फिर ऐसे भी तुम लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कल सुबह 10 बजे ट्रस्ट के साथ मेरी मीटिंग है
और अगर उस वक्त मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके सामने नहीं गई तो वैसे भी जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम लोगों ने इतना सब कुछ किया है वो सब उनके नाम हो जाएगा। फिर भी लास्ट में तुम लोगों के हाथ कुछ नहीं आएगा। जहाँ इस पर आयत का इतना कहना था कि माहौल में एक खामोशी सी फैल चुकी थी, तो ही बाकी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हुए नजर आ रहे थे। तभी राकेश गुप्ता उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आगे कहा, अब आई हो ना असली मुद्दे पर। और तुम्हें क्या लगा था हम लोग इस कविता मलिक को क्यों लाए हैं? उसके स्वागत सत्कार के लिए, हाँ। और अभी भी तुमने क्या कहा था? सुबह 10 बजे तुम्हारी ट्रस्ट के साथ मीटिंग है और वहाँ अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई तो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है हम लोग ऐसा होने देंगे मिस आयत माहेश्वरी? राकेश गुप्ता का इतना कहना था। उनकी बातों को सुन आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अंजना गुप्ता भी अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम 10 बजे होने वाले उस मीटिंग में अपने हस्बैंड के साथ ही जाओगी, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड वो आरुष मलिक नहीं, बल्कि तुम अक्षत के साथ जाओगी और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी अक्षत के नाम पर ट्रांसफ़र होगी। जहाँ इस बार अंजना गुप्ता की बातों को सुन आयत हैरान थी, तो वहीं पास ही बैठी कविता मलिक अपनी गर्दन को नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं आयत, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। लेकिन इतना कहते कविता मलिक एक दर्द से चीख उठी थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर रखे एक चाकू को उठाते हुए अंजना गुप्ता ने उनके बाजुओं पर चला दिया था और कुछ क्षण बाद ही वहाँ से खून का रिसाव शुरू हो चुका था, जिसे देख आयत की आंखों में भी एक भय, एक घबराहट साफ नजर आने लगा था। लेकिन वो उसे छिपाने की कोशिश करते हुए खामोश थी कि तभी इस पर अंजना गुप्ता कविता मलिक के बालों को पकड़ते हुए कहा, अब वो ऐसा जरूर करेगी, क्योंकि आयत, क्यों आयत, सही कहा ना? तो वही अब तक कविता मलिक की आंखों के कोरों से आंसू की बूंदें भी लुढ़क आई थी। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कविता मलिक ने कहा था। साथ ही उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं भी अब तेज हो चुकी थी। तभी उन्हें देखते हुए आयत ने कहा, ठीक है, तुम लोग जैसा चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग भूल रहे हो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर मेरे हस्बैंड के कॉलम में आयांश का नाम लिखा हुआ है। और ऐसे में अगर कल तुम उसकी फिक्र मत करो, जैसे वो आरुष आयांश बनकर तुम्हारा हस्बैंड था, वैसे ही मैं भी रहूँगा। आयत की बातों को बीच में काटते हुए अक्षत ने कहा, जिसकी बातों को सुन आयत एक क्षण के लिए उसे ही एकटक देखती रह गई थी, लेकिन अगले पल उसने अपने सिर को भी झटक दिया था। ठीक है, फिर मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे पहले तुम लोगों को इन्हें आज़ाद करना होगा और जब तक ये अपने घर सही सलामत नहीं पहुंच जाती मैं तब तक वैसा कुछ भी नहीं करूँगी जैसा तुम लोग चाहते हो। यह लड़की, तुझे कि हम लोग इतने बेवकूफ़ नज़र आते हैं, हाँ, जो इसे छोड़कर हम लोग खुद के लिए मुसीबत को बुलावा दे? इस बार आयत की बातों को सुन राकेश गुप्ता ने कहा था। तभी उनकी बातों को जारी रखते हुए इस बार अंजना गुप्ता ने एक बार फिर से कविता मलिक के बालों को पकड़ते हुए कहा, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए ही तो इसे हम यहाँ उठा कर लाए हैं, और अब तू कहती है कि इसे हम छोड़ दें ताकि ये यहाँ से जाकर हमारे अब तक के सारे किए कराए पर पानी फेर दें। मतलब इस पूरी दुनिया में बेवकूफ़ बनाने के लिए तुझे हम ही मिले थे, इसलिए जो तू सोच रही है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और वैसे भी तू इसकी इतनी चिंता क्यों कर रही है? बस तू हमारा काम कर दे, उसके बाद इसे हम सही सलामत इसके घर तक छोड़ आएंगे। इस बार अंजना गुप्ता की बातों को जारी रखते हुए अक्षत ने कहा था, चल, तेरे से वादा करता हूँ मैं, अगर तू शराफत से हमारी बात मान लेती है तो हम भी इस औरत को इसके घर सही सलामत छोड़ कर आएंगे। अक्षत ने आगे कहा था, जिसे सुन इस बार आयत की नज़रें झुक गई थी। चेहरे पर मायूसी तो ही आंखों में एक नमी उतर आई थी, जिसके अगले ही पल उसने बगल में ही मौजूद कविता मलिक की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी माँ। मम्मा के जाने के बाद मैं सालों से एक माँ के प्यार के लिए तरसती आ रही थी, लेकिन जिस दिन आपने मुझे वो कंगन पहनाकर
मेरे सिर पर हाथ रखा था, उस दिन ऐसा लगा था जैसे मेरी वो कमी पूरी हो चुकी हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हमारा साथ बस यहीं तक का होगा। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं हमेशा से तुम्हारी माँ थी और पूरी ज़िंदगी रहूँगी। आयत की बातों को सुन कविता मलिक ने कहा था, तो वह इस बार दोनों की आंखों से आंसू की बूंदें छलक आई थी। लेकिन आयत ने अगले ही पल उसे रोकते हुए पास ही खड़े अक्षत की तरफ देखने लगी थी। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मेरा एक मैसेज उस आरुष मलिक तक पहुँचा दोगे? प्लीज़, एक लास्ट मैसेज। इस पर आयत का इतना कहना था कि अक्षत की नज़रें सामने ही बैठे जगदीश माहेश्वरी की तरफ घूम गई थी। तो वही जगदीश माहेश्वरी के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी ने अपनी पलकों को झपकाते हुए जैसे आयत की बातों पर अपनी सहमति जता दी हो। क्योंकि उसे देखते ही आयत की बातों का जवाब देते हुए अक्षत ने कहा, ठीक है, बताओ आरुष मलिक को क्या मैसेज देना है। लेकिन आयत की नज़रें एक मायूसी के साथ झुकी हुई थी। तो उधर दूसरी तरफ इस वक्त एक खाली सड़क पर अपनी कार से टेक लगाए आरुष काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहा था। तो वही कार के अंदर बैठा अविनाश भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और झुझलाया हुआ नजर आ रहा था, जिसके अगले ही पल कार से बाहर निकलते हुए लगभग उसके उसके गेट को काफ़ी तेजी में बंद करते हुए कहा, इस वक्त जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आज मेरी वजह से माँ भी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इतना कहते हुए वह गुस्से में ही कार के बोनट पर अपने मुक्के जड़ दिए थे। लेकिन आरुष खामोश था। तभी उनके पास ही एक कार आकर रुकी, जिसमें से संजीव और रेहान दोनों काफ़ी जल्दबाजी में बाहर निकलते हुए आरुष की तरफ ही दौड़ पड़े थे। सर, कविता मैडम और मिस आयत की कार हमें हाईवे पर मिली है, लेकिन उसके भीतर कोई नहीं था। लेकिन वो लोग हाईवे पर क्या कर रही थी? उन दोनों की बातों को सुनते हुए अविनाश ने कहा, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक हैरानी साफ नजर आ रही थी। तभी कुछ सोचते हुए आरुष ने कहा, नहीं, वो दोनों वहाँ नहीं थी। ये हमें बस गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया है। मॉम और आयत इस वक्त कहीं और हैं। यस सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। क्योंकि सर, हमने उस अक्षत तिवारी के लगभग सभी लोकेशन की छानबीन की, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार अक्षत उन्हें अपने किसी भी खास लोकेशन पर लेकर नहीं गया है। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वक्त अक्षत तिवारी के साथ साथ महेश्वरी विला के भी सभी सदस्यों का फ़ोन बंद आ रहा है। यहाँ तक कि मिस आयत का भी फ़ोन बंद है, ताकि हम चाह कर भी उन तक ना पहुँच पाएँ। आरुष की बातों का जवाब देते हुए संजीव ने कहा था, जिसकी बातों को सुन अविनाश ने इस बार अपनी हथेलियों से अपने सिर को पकड़ लिया था। चेहरे पर एक बार फिर से गुस्सा वो झुझलाहट के मिले जुले भाव साफ नजर आने लगे थे। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए आरुष ने कहा, उनके पिछले रिकॉर्ड से ऐसा कोई लोकेशन जहां उनका बार बार आना जाना लगा था? नो सर, अभी फ़िलहाल में हमारे पास ऐसा कोई भी डाटा नहीं है जिसकी बदौलत मैडम और मिस आयत के वहाँ होने की पॉसिबिलिटी हो। इस बार रेहान ने कहा था, जिसे सुन अब तक आरुष के चेहरे पर भी एक झुंझलाहट साफ नजर आने लगी थी। इसके साथ ही उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को भी घुमा लिया था। तभी अपने चारों तरफ देखते हुए रेहान ने आगे कहा, सर, कुछ ही देर में सुबह भी होने वाली है एंड आई एम डैम श्योर कि ये सब आज 10 बजे होने वाली उस मीटिंग के लिए किया गया है। ज़रूर वो लोग इसके लिए ही मिस आयत को किडनैप किए हैं। लेकिन सर, अभी तक हमारे हाथ कोई सुराग भी नहीं लगा है जिसकी बदौलत हम लोग मिस आयत को बचा सकें। तो वही इस बार रेहान की इन बातों को सुन वहाँ मौजूद उन चारों के चेहरे पर एक चिंता साफ झलक रही थी। तभी वहाँ एक दूसरी कार आकर रुकी, जिसके भीतर से आयशा और रूही काफ़ी जल्दबाजी में बाहर निकलते हुए आरुष की तरफ लगभग दौड़ पड़ी थी। भाई, ये एक आयत का वॉइस मैसेज आया है। शायद उन्हें ढूंढने में आपके ये कोई काम आ सके। इतना कहते हुए आयशा ने अपना फ़ोन आरुष की तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन वही अविनाश काफ़ी ज़्यादा हैरान था। आयत का वॉइस मैसेज तुम्हारे नंबर पर? लेकिन
लेकिन अविनाश अभी अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही आरुष ने उसे प्ले कर दिया था, जो आयत के ही आवाज़ में था। आरुष, आई एम सॉरी। शायद जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया था उसके लिए तुम मुझसे नाराज़ हो गए, और शायद तुम्हें होना भी चाहिए। तुम्हारी बात सुने बिना ही मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, यहाँ तक कि तुम्हें अपने घर से भी निकाल दिया। लेकिन आरुष, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? तुम मुझे अपनी सिजुका कहते थे ना? अगर उस वक्त मैंने तुम्हारे सामने शक्ति दिखाई थी, तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था, तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, तो तुम एक बार फिर से कोशिश तो करते, एक बार अपनी सफाई में कुछ कहते। माना कि मैंने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, तुम खिड़की से आते जैसे हमेशा आया करते थे। शादी से पहले जैसे एक साए की तरह मेरे कमरे में आते थे, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराते थे। मैं जब भी मायूस होती थी, अपनी मौजूदगी से ही मेरी मायूसी को, मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करते थे। एक बार फिर से वैसा ही किया होता तो शायद तुम्हारे लिए मुझे ये लास्ट मैसेज ना करना पड़ता। आई एम सॉरी आरुष, आज से हमारे रिश्ते ही नहीं बल्कि हमारे रास्ते भी अलग हो चुके हैं। आज मैं तुम्हारे वो सारे हक किसी और को देने जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। आयत के इस मैसेज को सुनते ही आरुष, जो अब तक खामोश था, तो वही बाकी सब अवाक थे, हैरानी में एकटक आरुष को ही देखते हुए नजर आ रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए आयशा ने कहा, भाई, आपकी पर्सनालिटी तो ऐसी नहीं थी। मतलब दूसरों के घरों में ऐसे छिप कर जाना, मतलब आप काफ़ी पहले से ही आयत के घर ऐसे चोरों की तरह। लेकिन तभी आरुष की घूरती हुई नज़रों को खुद के ऊपर देख ऐसा चुप हो गई थी, तो वही अविनाश के चेहरे पर अभी भी एक झुंझलाहट थी। आखिर ये लड़की इतनी डम कैसे हो सकती है? तुम्हारा हक किसी दूसरे को दे रही है। मतलब उन 4 लोगों ने उसे थोड़ा थोड़ा डराया, धमकाया, और उसने अपना हस्बैंड बदल दिया। हाउ क्रेजी। लेकिन उसकी बातों को सुन आरुष की आंखों में एक चमक थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।